Good afternoon, all of you. As you all are aware that we are already into the module 5 of DOM subject. In module 5, we have tried to cover till date 5 cases. Now today we will start with the case 6, vibration measuring instrument. So the title name is vibration measuring instrument. Okay. Now let me give you just introduction first about this topic. From university point of view, this topic always appears in एग्जाम फॉर 10 मार्क्स. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप पे डेफिनेटली आता ही है. अब इसका प्रैक्टिकल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब उस एलिमेंट का ट्रू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन बॉडी, और तुमको उसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड चेक करना है या फाइंड करना है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो जो डिवाइस यूज़ होगा उसको बोलते हैं हम वाइब्रोमीटर. ओके, सो इफ़ यू वांट टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर, सो दैट हैज़ बीन मेजर्ड बाय यूजिंग द डिवाइस वाइब्रोमीटर. ओके, अगर तुमको किसी वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर का वेलोसिटी मेज़र करना है तो उस डिवाइस को बोलते हैं वेलोमीटर. ओके, या फिर तुमको किसी स्ट्रक्चर का एक्सेलरेशन मेज़र करना है तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं एक्सेलरोमीटर. ओके, तो ये तीन बेसिक चीज़ें याद रखो. वाइब्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर. वेलोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर. Accelerometer is used to measure the acceleration of the vibrating structure. Okay, now here I am just giving you a brief idea about the how does this instrument works. ठीक है, तो ये जो नीचे ब्लॉक में बनाया है आपके पास, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इंडिकेट करता है आपका स्ट्रक्चर जो वाइब्रेट होने वाला है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो वाइब्रेट होने वाला है. ओके, देन ये जो शेडेड मेंबर्स है, ये यहाँ से देख सकते हो, ये जो पूरा शेडेड मेंबर बनाया है, ये है आपका वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट. अब उस वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग यूज़ किया है हमने, मास ब्लॉक यूज़ किया है और डैम्पर यूज़ किया है. ओके, उस मास ब्लॉक को पॉइंटर अटैच्ड है और यहाँ पे एक स्केल है जहाँ पे आपका वाइब्रेशन वैल्यू रिकॉर्ड होगा. अब जिस स्ट्रक्चर का तुमको वाइब्रेशन चेक करना है या फिर मेजर करना है, उस स्ट्रक्चर पे अगर तुमने ये इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर दिया तो ये इंस्ट्रूमेंट का ये जो स्ट्रक्चर है, अगर उसका मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँ y अमाउंट से होता है, इनिशियली इट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय y अमाउंट, सो विद द सेम अमाउंट योर इंस्ट्रूमेंट विल आल्सो डिस्प्लेस. तो ये जो y लिखा है, सपोर्ट एक्साइटेशन is nothing but a displacement of structure which is being present actually. Now, as this structure is made up of spring, mass and damper, so this mass will also have some displacement. This displacement will not be equal to y, this will be equal to something value x. Okay, क्योंकि यहाँ पे डैम्पर और स्प्रिंग है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग मिलेगा और इसका जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था उसके जितना नहीं रहेगा. अब जैसे कि मास के साथ पॉइंटर अटैच्ड है, आप देख सकते हैं, तो ये पॉइंटर भी डिस्प्लेस होगा बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास. अब ये जो पॉइंटर डिस्प्लेस होगा ये एक स्केल के ऊपर डिस्प्लेस होगा. ओके, तो अगर स्केल को आपने कैलिब्रेट किया है इन द फॉर्म ऑफ तो वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा और उस टाइम पे उस डिवाइस को हम वाइब्रोमीटर बोलेंगे. अगर आपने स्केल को, ये वाले स्केल को कैलिब्रेट किया है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके ऊपर आने वाले जो नंबर्स है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो यह पूरा डिवाइस बन जाएगा वेलोमीटर, जिससे तुम वेलोसिटी मेजर कर रहे हो. थर्ड कंडीशन, अगर आपने स्केल को एक्सेलरेशन में कैलिब्रेट किया है लाइक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो टाइम पे ये जो डिवाइस है ये पूरा डिवाइस बन जाएगा एक्सेलरोमीटर. ओके, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड स्केल जो लिखा है वो इस स्केल के बारे में लिखा है.
तो दिस स्केल कैन हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज एज पर द रिक्वायरमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट है तो z है, वेलोसिटी है तो z डॉट है, एक्सेलरेशन है तो z डबल डॉट है. ओके, तो मैंने आपको एक रफ डायग्राम दी है जिसके अंदर मैंने तीनों केसेस कवर किया. अगर आप वाइब्रोमीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट दिखाना चाहते हो तो ये स्केल पे जो रीडिंग रहेगी उसका यूनिट रहेगा मीटर में. अगर आप वेलोमीटर दिखाना चाहते हो तो ये स्केल पे जो यूनिट रहेगी उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड में. अगर आप एक्सेलरेशन में दिखाना चाहते हो तो ये स्केल पे जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा. ओके, सो करते क्या है, एकदम सिंपल वे में बताता हूँ. यह स्ट्रक्चर है जो वाइब्रेट हो रहा है जिसका हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन. तो ये आपका वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो उठा के उसके ऊपर रख दिया. स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट y से होगा विच इज कॉल्ड एज सपोर्ट एक्साइटेशन. एज द स्ट्रक्चर दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद द स्प्रिंग डैम्पर, सो मास विल डिस्प्लेस विद द अनदर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू x. उस मास के एंड में पॉइंटर अटैच्ड है दैट विल मूव ओवर द स्केल. If the scale is marked with the unit meter, then it is a displacement measurement. If the scale is marked with the unit meter per second, then the measurement is velocity, then it is called as a velocity measurement. If the scale is marked with the unit meter per second square, then the measurement is called as a acceleration. This is how the seismic instrument or vibration measuring instrument looks like or works. Okay, now let's proceed further. So in this we generally use this equation. You can see ये एक summary of equation मैंने दिया है which is equal to output by input. Output by input. तो मैंने आपको जैसे कि बताया this is I am explaining with respect to वाइब्रोमीटर. और वाइब्रोमीटर जो होता है it is used to measure the displacement. मैंने आपको पहले ही बताया. और अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने वाला है तो आउटपुट पे क्या आएगा, z आएगा. अगर वेलोसिटी मेजर करने वाला है तो आउटपुट पे क्या आएगा, z डॉट आएगा. एक्सेलरेशन मेजर करने वाला है तो आउटपुट पे क्या आएगा, z डबल डॉट आएगा. ठीक है, फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वाइब्रोमीटर के लिए बता रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए बता रहा हूँ. तो आउटपुट है z और इनपुट क्या है, y. सो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो उसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे जैसे मैंने कहा, आउटपुट जो है वो z है, इनपुट जो है वो है y. So z by y will be equal to this formula. Now this is standard formula. ठीक है, you should remember this formula. So this formula is being used for vibrometer. I will come to this value later on. First let's go to the velometer. Now if you want to go to velometer, the velometer equation is being derived from this equation. ये न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे r स्क्वायर है. अगर मैंने स्क्वायर में से एक r यहाँ पे ले लिया, बिकॉज इट इज r स्क्वायर, सो r इंटू आर ना. सो अगर एक r लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ गया, सो दिस विल बिकम z बाय वाई इंटू आर. ओके, यू कैन सी r स्क्वायर हट गया अभी, और अभी यहाँ पे सिर्फ r बच गया. ओके, सो बाकी का डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड साइड रिमेन्स सेम. नाउ द वैल्यू ऑफ r इज कॉल्ड एज ओमेगा बाय ओमेगा एन. ठीक है, तो r के जगह पे मैंने ओमेगा बाय ओमेगा एन लिखा है, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड देख लो. फिर रीअरेंज किया तो ये ओमेगा एन लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जाएगा, z ओमेगा एन हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में y ओमेगा रह जाएगा, देख सकते हो. और राइट हैंड साइड में कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, इट इज़ केप्ट एज इट इज़. सो योर इंस्ट्रूमेंट वेलोसिटी रीडिंग z ओमेगा एन. Why I have said instrument velocity reading? Because we are multiplying the displacement of instrument. Okay, so z ओमेगा एन, तो ये z डॉट बन जाएगा वेलोसिटी. और स्ट्रक्चर का वेलोसिटी, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का डिस्प्लेसमेंट क्या था, y. सपोर्ट एक्साइटेशन का डिस्प्लेसमेंट क्या था, y. तो अगर y के साथ आप ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये सपोर्ट की वेलोसिटी बन जाएगी y डॉट. और ये आपका फॉर्मूला आ गया पूरा. ओके, so this formula you should use for velometer calculation. Okay, this formula you should use for vibrometer calculation. Okay, now accelerometer. Now again the formula of accelerometer is derived from the same this equation. What do you do?
अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जो आर स्क्वायर है ना, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भेज दो, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लो आप इधर, यू कैन सी दैट y के साथ आर स्क्वायर ऐसा मल्टीप्लाई हो गया। ओके, सो बाकी कुछ चेंज नहीं करना है राइट हैंड साइड में। वी नो दैट r इज इक्वल टू वॉट, ओमेगा बाय ओमेगा एन, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ना वैसा ही करना है। बट ये स्क्वायर है तो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर, और वो ओमेगा एन स्क्वायर न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा, सो दिस विल बिकम ओमेगा एन स्क्वायर इंटू जेड अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। नाउ ओमेगा एन स्क्वायर इंटू जेड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो आपको जेड डबल डॉट मतलब जो स्केल पे मिलने वाली वैल्यू है जेड डबल डॉट वो मिल जाएगी। वाई डबल डॉट मतलब सपोर्ट एक्साइटेशन, ठीक है, सपोर्ट एक्साइटेशन की एक्सेलरेशन मतलब सपोर्ट की एक्सेलरेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है एक्सेलरोमीटर एनालिसिस में। मैं वापस कह देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है वाइब्रोमीटर एनालिसिस मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट में। आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स टू प्लीज़ नोट डाउन दिस फॉर्मूला। आपको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। पहले तो आप नोटबुक और पेन ले लीजिए प्लीज़ फास्ट। Okay, so please give title vibrometer, give title vibrometer। वाइब्रोमीटर में यह फॉर्मूला लिख के लो, z बाय y इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 zeta आर द होल स्क्वायर। ओके, now give title velometer। okay, for velometer please note down this formula, z dot by y dot is equal to r by under root of 1 minus r square the whole square plus 2 zeta r the square। Okay, for velometer please note down this formula। now give title accelerometer। for accelerometer note down this formula, z double dot by y double dot is equal to 1 upon under root of 1 minus r square the whole square plus 2 zeta r the whole square। okay, so I hope you all have written this 3 formulas in your notebook so that will make your case simple। now as we have seen, for vibrometer left hand side z by y is also called as output by input। Similarly, for velometer, z dot by y dot is also called as a output by input। okay, तो ये जो टर्म है z dot जो है वो आउटपुट है और y dot जो है वो इनपुट है, तो आप इसको भी आउटपुट अपॉन इनपुट लिख सकते हो। फिर एक्सेलरोमीटर में भी z डबल डॉट बाय y डबल डॉट दैट लेफ्ट हैंड साइड कैन बी ट्रीटेड एज आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, सो प्लीज नोट डाउन द नोटबुक द सेम थिंग। फॉर वेलोमीटर यहाँ पे आप आउटपुट बाय इनपुट लिख लो। सिमिलरली फॉर एक्सेलरोमीटर भी दिस z डबल डॉट बाय y डबल डॉट शुड बी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस, देन आई विल प्रोसीड। okay, fine, now I will focus on these values। okay, now in your this sixth part there is some experimental values defined by the researchers by doing experimentation। They have defined that
For undamped accelerometer, they have defined that for undamped accelerometer, the value of R is lying between 0 to 0.3. For damped accelerometer, I have not mentioned the word accelerometer over here. Please carry forward this accelerometer word from here to here. So this becomes damped accelerometer. For this, the value of R is 0.3 to 0.7. Now for velometer case, the value of R is equal to 1. And for vibrometer, the value of R is in between 3 to 7. So I request all my students attending the lecture to note down this standard experimental values. So in your notebook, give title experimental value. First number R 0 to 0.3 undamped accelerometer. Second number R 0.3 to 0.7 damped accelerometer. Third, R is equal to 1 velometer. Fourth, R is equal to 3 to 7 vibrometer. I am giving you 1 minute ka time and please note down this value fast. It will be helpful while solving numerical. So you should refer your notebook when I will be solving the numericals. Okay. So please note down this value fast. Okay, so these are the values. I hope you all have written this. So let's go to the numerical now. Okay, I am proceeding. Okay, now I request all my students to read the statement. So this is a statement in front of you. I request all of you to read this statement. Okay. So I hope you all might have read this statement. Now I am reading the statement for all of you. Oh, vibrometer. पहले तो ये चीज़ एकदम दिमाग में ना फिट कर लो. Whenever you get a question on vibration measuring instrument, you have to first identify the question belongs to which type of instrument, whether it is a vibrometer or velometer or accelerometer. Okay. तो ये चीज़ आपको सबसे पहले फाइंड करनी रहती है किसी भी क्वेश्चन के स्टार्ट में. तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वाइब्रोमीटर के ऊपर. देखा क्लियरली मेंशन है वाइब्रोमीटर. नाउ द वाइब्रोमीटर हैविंग अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 रेडियंस पर सेकेंड. सो इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज गिवन. डैम्पिंग रेशियो 0.2 दैट zeta is given, is attached to a structure that performs a harmonic motion if the difference between the maximum and the minimum value is 8 mm. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक का डिस्प्लेसमेंट दिया है 8 mm. सो वी विल सी व्हाट टू डू विद दिस वैल्यू ऑफ 8 mm. ओके. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब आपका स्ट्रक्चर कितने एम्पलीट्यूड से ओके वाइब्रेट हो रहा है वो फाइंड करना है जब उसकी फ्रीक्वेंसी 40 रेडियंस पर सेकेंड है. So first of all, let's note down the given. So you can see natural frequency 4 radians per second. So omega n is 4 radians per second given to you. Damping ratio 0.2 means zeta is equal to 0.2 given to you. Is attached to a structure that performs a harmonic motion if the difference between maximum and minimum recorded value. Now see here, they have mentioned the word recorded value. नो रिकॉर्डेड वैल्यू कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, रिकॉर्डेड स्केल पे रिफ्लेक्ट होगा. ओके. तो ये जो 8 mm दिया है ना, ये रिकॉर्डिंग साइड की वैल्यू है, रिकॉर्डेड स्केल की साइड की वैल्यू है. बट ये मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक की वैल्यू दी गई है. सो अगर आप इसको मार्क करोगे साइकिल के ऊपर
सो ये एक ऐसा साइकिल बनेगा ना, वाइब्रेशन साइकिल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसमें जो मीन लाइन से मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्स वैल्यू, ओके। और मीन लाइन से जब नीचे जाते हैं तो उसको हम मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको 8 mm दिया है ना, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक दिया है, मतलब इधर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक दिया है 8 mm। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया है ये इन शॉर्ट 2z की वैल्यू दी है। अभी आप वापस ये क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि सर आपने इधर z कैसे कंसिडर किया, तो मैं वापस आपको कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वैल्यू जो वर्ड बोला है उससे मुझे अंदाज़ा मिला कि ये z आएगा, ओके। और ये 8 mm है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है मतलब वाइब्रोमीटर ही होना चाहिए, तो ये वाइब्रोमीटर है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे मैक्सिमम टू मिनिमम दिया है, मतलब 2z इज इक्वल टू 8 mm मुझे समझा, उसको मैंने मीटर में ले लिया तो 0.008 मीटर। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ z, तो ये 2z है ना, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो z का वैल्यू 0.004 मीटर आ जाएगा। उसने आपको सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब y की वैल्यू कितनी है फाइंड करने बोला है, ओके। नाउ इफ़ यू रिकॉल, यू कैन सी इन योर नोटबुक, आप फॉर्मूला लिस्ट देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाइब्रोमीटर। वाइब्रोमीटर के लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं, ज़रा चेक करो। इफ़ यू रिकॉल, मैं वापस इधर जाता हूँ, देख सकते हो ये इक्वेशन हम वाइब्रोमीटर के लिए यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो अब इसमें z बाय वाई इज इक्वल टू दिस आर स्क्वायर बाय ये वाला इक्वेशन है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, ओमेगा बाय ओमेगा एन। जीटा आपको पहले से दिया है, ओमेगा और ओमेगा एन भी पहले से दिया है, और z का वैल्यू भी आपको दिया है। सो मैंने उस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाई है, तो यहाँ पे z की जो वैल्यू है ना, ये वाली आएगी। दिस वैल्यू यू शुड सब्स्टिट्यूट z वैल्यू ओवर हियर विच इज 0.004 मीटर। आर स्क्वायर मतलब ओमेगा बाय ओमेगा एन, सो ओमेगा इज 40 एंड ओमेगा एन इज 4, सो ये रेशियो का ये स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में अंडर रूट में जैसे डालनी है मैंने बताई है। अभी पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3.96 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ इफ यू सी दिस आंसर इज इन ओनली 2 steps, only 2 steps to get the answers, but this same question has appeared in university for 8 marks, okay. So this is the beauty of the DOM subject. एक्चुअली मार्क्स का लेना देना इसमें स्टेप्स या लेंदी प्रोसेस से नहीं है, इसमें जो भी मार्क्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो डिपेंड करता है, मार्क्स जो है वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, उसके एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसमें बड़े आंसर्स होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये 8 मार्क का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आ चुका है बहुत बार, बट आप देख सकते हो सिर्फ 2 लाइन का ही इसका आंसर है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर आंसर, वन मोर क्वेश्चन विच frequently appears in question number 1. It is a kind of derivation. So just see the statement. First you read the statement, then I will read it for you, then we will solve. Please read this statement जो मैंने बॉक्स में मार्क किया है, प्लीज़। Okay, so let me read it for you. It is given that show करना है हमको, कुछ तो प्रूव करना है हमको, देखेंगे क्या प्रूव करना है, ठीक है। show that an undamped measuring instrument will show true response for frequency ratio omega by omega n is equal to 1/√2. Now do you recall ओमेगा बाय ओमेगा एन का मतलब क्या होता है, आर होता है ना। इफ़ यू रिमेंबर, ओमेगा बाय ओमेगा एन इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, आर, स्मॉल आर। तो हमको प्रूव करना है स्मॉल आर की वैल्यू 1/√2 होती है फॉर विच कंडीशन, फॉर ट्रू रिस्पॉन्स कंडीशन। एंड व्हेन वी से फॉर ट्रू रिस्पॉन्स, फॉर विच इंस्ट्रूमेंट,
So it is undamped measuring instrument. Okay. Now over here, actually they want to convey undamped measuring instrument is nothing but here right now. उनके कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा वाइब्रोमीटर है. ओके, बट उसमें डैम्पर यूज़ नहीं किया है. ये वाइब्रोमीटर है बट उसमें डैम्पर यूज़ नहीं किया है. दिस इज द मीनिंग ऑफ अनडैम्प्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो what does the meaning of true response? When we say true response means there is no error. ये याद रखना. अगर हम कहते हैं ट्रू रिस्पॉन्स, तो ट्रू रिस्पॉन्स का मतलब होता है देयर इज नो एरर. ओके, सिस्टम इज एररलेस, एरर फ्री. ओके, नाउ वेयर इज द एरर देन? विच टर्म डेजिग्नेट्स एरर? तो मैं आपको वापस फॉर्मूला लिस्ट की तरफ लेके जाऊंगा. अगर आपने थोड़ा भी बेसिक लेवल का फिजिक्स अपने लाइफ में पढ़ा है, सो द रेशियो आउटपुट बाय इनपुट इज कॉल्ड एज एरर. ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ही आया रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टाइम पे, जब हम वर्नियर कैलिपर ये सब पढ़ते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में भी आया होगा. ओके, सो द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट इज कॉल्ड एज व्हाट? एरर. तो अभी आप वाइब्रोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो, z बाय वाई इज कॉल्ड एज आउटपुट बाय इनपुट. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड z बाय वाई इज कॉल्ड एज एरर. अगर आप वेलोमीटर में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो z डॉट बाय वाई डॉट, जिसको हमने वापस क्या लिखा था? आउटपुट बाय इनपुट. सो दिस z डॉट बाय वाई डॉट इज कॉल्ड एज व्हाट? एरर. अगर एक्सेलेरोमीटर में जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो z डबल डॉट बाय वाई डबल डॉट, तो इसी को हम आउटपुट बाय इनपुट बोल रहे थे. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है z डबल डॉट बाय वाई डबल डॉट, इसी को हम क्या बोलेंगे? एरर. तो इसका मतलब ये हो गया, इस न्यूमेरिकल में अगर मैं बोलता हूँ ये आपका अनडैम्प्ड वाइब्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, तो ये रहा उसका इक्वेशन वाइब्रोमीटर का. और मैंने ट्रू रिस्पॉन्स बोला है. ट्रू रिस्पॉन्स का मतलब क्या बोला मैंने? एरर इज ज़ीरो. अब अगर एरर ज़ीरो है, इसका मतलब ये हो गया योर z बाय y वैल्यू इज 1. योर z बाय y वैल्यू इज 1 बिकॉज एरर नहीं है ना. एरर नहीं है मतलब जितना y डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ही z डिस्प्लेसमेंट आएगा. मतलब जितना स्ट्रक्चर वाइब्रेट हो रहा है उतना ही आपको रीडिंग मिलेगी डायरेक्ट. सो जो भी इनपुट था वो पूरा का पूरा आपको आउटपुट पे मिलेगा. मीन्स देयर इज नो एरर. इट मीन्स दैट दिस रेशियो z बाय y विल बी इक्वल टू 1. ओके, सो और दूसरी बात, ये अनडैम्प्ड सिस्टम बोला है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? z बाय वाई 1 डालना है बिकॉज ऑफ ट्रू रिस्पॉन्स मेंशन था, तो देखो यहाँ पे 1 डाला है. अनडैम्प्ड सिस्टम बोला है, तो ये राइट हैंड साइड में जीटा का वैल्यू कितना डालेंगे? 0 डालेंगे. हमने पहले भी सॉल्व किया है. ओके, अनडैम्प्ड सिस्टम मीन्स व्हाट? जीटा इज इक्वल टू 0. अब अगर यहाँ पे जीटा 0 डाला तो ये राइट हैंड साइड रिड्यूस होकर इतना बच जाएगा. बस अब इसको सॉल्व करना है. जस्ट ये देखो, डिनोमिनेटर इधर जाके 1 इंटू दिस, ये अंडर रूट है और ये अंडर रूट के अंदर ये होल स्क्वायर है, तो बचेगा क्या? 1 माइनस आर स्क्वायर ही बचेगा. करेक्ट. और राइट साइड में आर स्क्वायर न्यूमरेटर का एज इट इज रह गया. सो 1 माइनस आर स्क्वायर ये रहा और ये आर स्क्वायर रहा. आर स्क्वायर टर्म्स को एक साथ ले लिया तो दिस विल बिकम 2r स्क्वायर और यहाँ पे 1 बचा. सो 1 बाई 2 आर स्क्वायर. सो आर इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. दिस इज वॉट वी हैव प्रूव. ओके, तो ये 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में आता है. अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखोगे तो मुझे भी नहीं समझ में आता उन्होंने कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, दे हैव फॉलोड द लेंथी प्रोसेस, मतलब 1.5-2 पेजेस तक वो चलता रहता है. ठीक है, बट ऐसा कि मैंने कहा वाइब्रेशन और डॉम स्टडी इज नॉट ऑल अबाउट लेंथ, इट इज़ अबाउट नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है डॉम की, इसलिए मैंने इसको 4 स्टेप में ख़त्म कर दिया. ये इक्वेशन लिखा, इसमें ये वैल्यू 1 डाला बिकॉज ट्रू रिस्पॉन्स बोला था, और अनडैम्प्ड बोला था, जीटा 0 डाला. बस इतने में ही सॉल्व हो गया ये. इसके आगे जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है और मिला तो वही ना, r इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे टू यू. ओके, सो विद दिस आई हैव सॉल्व्ड 2 क्वेश्चंस टिल नाउ. Now I request all of you to read the third question, this statement. First read from your side, then I will read it for you.
Okay, so let me read it for you. A vibrometer. Now see again the type of instrument is mentioned. That instrument is what? Vibrometer. तो मैंने आपको बता रखा है वाइब्रोमीटर का क्या फॉर्मूला है. It is used to measure the vibration at the base of variable speed machine. The operation speed of machine ranges between 500 to 1500 rpm. मतलब वो जो मशीन है 500 rpm to 1500 rpm तक रोटेट हो रही है. ओके, तो उसका रेंज ऑफ स्पीड दिया है. इट इज डिजायर टू कीप द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन एट मोर देन 4%. नो, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है मोर देन 4%. ओके, सो इसका मतलब यह है कि जो एरर है वो एरर मोर देन 4% है. तो उसको कैसे करना है मैं बताता हूँ. डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ द डैम्पिंग फैक्टर इज 0.5. दिस वैल्यू इज 0.5. ओके, सो पहले तो इतना अभी एज अ स्टूडेंट तुमको इतना याद रखना है, जो न्यूमेरिकल वाइब्रोमीटर के ऊपर आया है. ठीक है. ओके, सो लेट्स सी. योर मिनिमम स्पीड n1 इज 500 rpm. सो यू कैन गेट मिनिमम ओमेगा 2πn/60. सो आपको एक ओमेगा की मिनिमम वैल्यू मिल गई. ठीक है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई. फिर उसका मैक्सिमम स्पीड जो है वो 1500 rpm है. मतलब उसको n2 बोला है मैंने. तो आपको ओमेगा मैक्स मिल गया, मतलब मैक्सिमम फोर्स फ्रीक्वेंसी मिल गया 157.07 रेडियंस पर सेकेंड. आपको क्वेश्चन में जीटा डैम्पिंग रेशियो जो है, डैम्पिंग फैक्टर बोलो या डैम्पिंग रेशियो बोलो, 0.5 करके दिया है. तो जीटा का वैल्यू 0.5 करके मिल गया. ओके, नाउ दे आर सेइंग एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन इज मोर देन 4%. It means error is more than 4%. Now if the error is more than 4%, so the value of z by y will be 1 plus 4%. Correct? Z by y will be equal to 1 plus 4%. So it will become 1.04. I hope you understood. For true response, z by y value should be 1. But here the error is more than 4%. It means the z by y value should be equal to 1 plus 4%. और जब आप उसको ऐड करोगे परसेंट को कन्वर्ट करके, मतलब परसेंट को 4/100 करोगे ना, तो दिस विल बिकम 1 प्लस 4/100. सो फाइनली यू विल गेट 1.04. नो, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला रहता है एरर इज लेस देन 4%, तो क्या करते हैं? व्हेन एरर लेस देन 4% होता है तो z बाय वाई का वैल्यू 0.96 हो जाता है. बस, तो ये नोट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, सो दैट एक और अलग क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े. अगर मोर देन 4% बोला तो 1 में ऐड कर दो, अगर लेस देन 4% बोला तो 1 से माइनस कर दो. दैट्स इट. ओके, तो आपको गिवन समझ में आ चुका होगा. ओके, अब मैं क्या करूँगा, z बाय वाई इज इक्वल टू, ये वाइब्रोमीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपने देखा है. इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखो 1.04, ये आपको पहले से पता है, ये मैंने डाल दिया. राइट साइड में जो जीटा की वैल्यू है 0.5, यहाँ पे देखो पहले से मेंशन है, दिया है, वो मैंने डाल दिया. अब पूरे को सॉल्व करना है, बस पूरे को सॉल्व करना है. मेरी रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट यूज़ मत करना, शिफ्ट सॉल्व यूज़ मत करना. इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन यूनिवर्सिटी पेपर. तो इसको एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना है. कैसे? पहले देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड के साथ, पे किया है, राइट साइड को टच नहीं करने का. फिर ये 1.04 को यहाँ पे रीअरेंज कर दिया तो 0.9245 r⁴ आ जाएगा. और ये जो स्क्वायर है एंड ऑल. सो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे कहना ये है कि जस्ट मेक इट सिंपल. आप इसको सिंपलेस्ट वे से सॉल्व करो, दैट्स इट. ओके, इसको आपको कॉम्प्लिकेट ज़रा भी नहीं करना है. सो ये प्रोसेस आप खुद से करो, आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि ये फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद कैल्सी में r⁴ पावर कभी सॉल्व नहीं होता डायरेक्ट, तो आपको r² इज इक्वल टू r बोलना पड़ेगा. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ r². और ये इक्वेशन आपके कैल्सी में सॉल्व हो सकता है. जब आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो आपको जो दो वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअल में r² की दो वैल्यू मिलेगी. सो r² इज दिस वन और r² इज दिस वन. नाउ इफ यू रीअरेंज, ये स्क्वायर है तो r का वैल्यू 1.043 है और ये r का वैल्यू 3.49 है. ओके, सो यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व. The standard formula, substitution of value, then solve, get the equation. You can't solve this equation directly in your calculator, so put r² is equal to r,
Get the simplified equation, quadratic equation. Solve this in the calc. You will get the two values. That two values are nothing but for r square. So ये दो वैल्यू मिली. देन वो स्क्वायर को रीअरेंज कर दिया तो आपको r की वैल्यू मिल गई. ठीक है. सो ये पूरा स्टेप आपको कैल्सी में खुद ही से ही करना है. ठीक है. इसमें हो सकता है बीच में एक आध स्टेप रॉन्ग लिखा रहेगा, बट योर फाइनल आंसर इज करेक्ट. फाइनल आंसर इज करेक्ट. सो टेक केयर ऑफ इट. नाउ आर के दो वैल्यूज मिली और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है. अभी मसला ये है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है. तो जरा आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का वो टेबल ओपन करो जो आपने नोटबुक में लिख के लिया था. आई एम गोइंग देयर अगेन. इफ यू रिकॉल, ये आपने ऑलरेडी नोटबुक में लिख के लिया है. वाइब्रोमीटर के लिए आर का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 to 7, 3 से 7 के बीच में होना चाहिए. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो वाइब्रोमीटर के लिए एक्सेप्टेबल है. अब हम हमारे न्यूमेरिकल पे जाते हैं. हमें आर की दो वैल्यू मिली 1.043 एंड 3.49. अब आप बताओ ये दोनों में से वैलिड वैल्यू कौन सी होगी? हमारा रेंज क्या है? 3 to 7 के बीच में होना चाहिए ना. तो ये वाली वैल्यू 3 to 7 के बीच में आती है. मतलब ये आर की वैल्यू आपकी वैलिड वैल्यू है. ठीक है. दिस इज द वैलिड वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ आर. ओके. सो ये इनवैलिड हो गया. तो अब ये दो वैल्यूज मिली थी. ये मिनिमम वैल्यू ऑफ आर था और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर था. तो योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इज वैलिड वैल्यू. ओके. सो वी नो दैट आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन. और मुझे इस क्वेश्चन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो देखो मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन लेफ्ट में ले लिया है और ये ओमेगा बाय आर हो जाएगा. बरोबर. अब मसला ये है, यहाँ पे स्पीड की दो वैल्यू दी है, मिनिमम वैल्यू दी है और मैक्सिमम वैल्यू दी है. तो हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? तो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ. आपको आर की दो वैल्यू मिली थी. एक थी मिनिमम वैल्यू और एक थी मैक्सिमम वैल्यू. उसमें से इनवैलिड कौन सी हो गई? मिनिमम वैल्यू. सो वैलिड वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर आपने आर का वैल्यू मैक्सिमम यूज़ किया तो न्यूमरेटर में आने वाला जो ओमेगा होगा वो मिनिमम होगा. ये याद रखना. ठीक है. अगर आपके आर की वैल्यू मैक्सिमम है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आने वाला ओमेगा जो है वो मिनिमम होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली मैंने ये फॉर्मूला सेट किया है. सिंपल फॉर्मूला ये, आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन. ओमेगा एन को लेफ्ट साइड में लिखा तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? ओमेगा बाय आर. तो अगर मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करता हूँ तो न्यूमरेटर में ओमेगा का जो वैल्यू हो मिनिमम हो जाएगा. मैंने दोनों वैल्यूज़ डाल दिए जो मुझे पहले से पता है और मुझे ओमेगा एन 14.96 रेडियंस पर सेकेंड मिल जाएगा. ओके. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द वाइब्रोमीटर. देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही पूछा था. ओके. सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन. यू कैन सी इट इज ओनली बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला, then solving systematically and get the final solution. Okay. Now the next question, I request all of you to read this question carefully, then I will read it for you and then I will solve. Please read this question for you. So they have said that seismic instrument. Now when they say seismic instrument is nothing but a vibrometer. Okay, vibrometer कभी कभी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, seismic instrument करके बोलते हैं. okay? तो उस वाइब्रोमीटर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 6 हर्ट्ज. इट इज यूज्ड टू मेजर द वाइब्रेशन ऑफ मशीन विच इज रनिंग एट 120 RPM. तो आपको स्पीड n दे दिया है, n से आप ओमेगा निकाल सकते हो. The instrument gives the reading for the relative displacement of seismic mass 0.05 mm. तो मास का डिस्प्लेसमेंट दिया है, मतलब आपको z वैल्यू दे दी गई है. ठीक है. एंड अज्यूम डैम्पिंग फैक्टर 0.1 मतलब जीटा. डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मशीन. अगर आपको मशीन के बारे में डील करना है
तो उसको कैसे डील करना है मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है ना, आउटपुट वैल्यू आपको पहले से पता है, मतलब Z की वैल्यू आपको पहले से पता है, ठीक है। सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट है मतलब वाइब्रोमीटर है, और वाइब्रोमीटर का आउटपुट मतलब Z होता है, ये आपको पहले से पता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है FN नेचुरल फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, सो ओमेगा एन 2 पाई FN करेंगे तो ओमेगा एन का वैल्यू मिल जाएगा। स्पीड n इज 120 RPM। Z मैंने पहले ही कहा आउटपुट वैल्यू आपको दिया है वाइब्रोमीटर का, तो 0.05 mm और जीटा 0.1, तो अकॉर्डिंगली आपको ये वैल्यूज मिल गई। ओके, देन ओमेगा 2 पाई n बाई 60, सो आपको n की वैल्यू जो है 120 दी है तो ओमेगा मिल गए। तो आपके पास अब ओमेगा और ओमेगा n दोनों अवेलेबल है, जिससे आप r फाइंड कर सकते हो, विच इज ओमेगा बाय ओमेगा n, ये आ गए। एज द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द वाइब्रोमीटर, तो ये वैल्यू पूरी है। ओके, ये इक्वेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब उस इक्वेशन में लगने वाले सारे टर्म्स सब्स्टिट्यूट कर दो, y अननोन रहेगा। y का ही मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन। ओके, y इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन। तो इस पूरे में अननोन है, तो आपको y फाइंड करने पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मशीन मिल जाएगा। ओके, अब अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है मशीन की, तो आप ओमेगा के साथ y को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मशीन की वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मशीन की, तो ओमेगा स्क्वायर के साथ y मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मशीन की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने वाइब्रोमीटर से मशीन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ओके, तो आप इजीली मशीन का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। ओके, सेम थिंग इज अप्लाइड इन रिवर्स वे। अगर आपने वाइब्रोमीटर से फाइनल डिस्प्लेसमेंट Z निकाल लिया, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो ओमेगा के साथ Z मल्टीप्लाई कर देने का, और फाइनल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर के साथ Z मल्टीप्लाई कर देने का। ओके, बट यहाँ पे मशीन्स के बारे में, मतलब जो स्ट्रक्चर वाइब्रेट हो रहा है उसके बारे में एनालिसिस करना था, तो इसीलिए मैंने y वैल्यू निकाला, फिर वेलोसिटी के लिए ओमेगा इंटू वाई किया, और एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई किया। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर ओनली। टुडे आई हैव कवर्ड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वाइब्रोमीटर। ओके, I request all of you to first see the formula list, then solve the questions which I have covered, and then see the university papers and try to solve only vibrometer related numericals. Okay, if you have any doubts, any query, you can ask your doubt on your official WhatsApp group, or you can personally ask your doubt on my WhatsApp number. Okay, so I can say thank you so much all of you. Take care.